गुड मॉर्निंग आपको। आपके पिछले जो कालांश था उसमें आपने इकाई 3 में राष्ट्रीय विचारधाराएं पढ़ी थी, आपने गांधीवाद के बारे में पढ़ा था। अगली जो इकाई आपके 4 है वो है आपके भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के उभरते हुए पक्ष, विकसित होते हुए पक्ष। इस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के उभरते हुए आयाम या भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम का जो पहला लेसन है इस इकाई का वो आपके नियोजन और विकास नीति, विकास के लिए नियोजन करना और आगे चल करके जो आपके नीति आयोग का गठन है, ये जो आपके इस जो पहली पहला वो है आपके नियोजन से संबंधित है और नीति आयोग से संबंधित है। तो देखो आपके नियोजन और विकास दोनों सम्मिलित है। नियोजन के द्वारा ही जो आपके विकास गति प्रदान की जाती है, विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम बात करें तो देखो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो आने वाला जो कल होता है उसके लिए चिंतित रहता है। वो चिंतन करता है कि भविष्य की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए और उसके इसी चिंतन में ही उसकी जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की योजनाएं निहित होती है। यानी वो चिंतन करता है, चिंता अब भविष्य चिंतित रहता है और उस चिंता को दूर करने के लिए चिंतन करता है और उस चिंतन में जो है क्या करता है, आप भविष्य की समस्याओं के लिए योजनाएं निर्मित करता है, योजनाएं बनाता है और ये योजनाएं उसकी समस्याओं का समाधान होती है। तो इसी रूप में प्रत्येक देश होता है, राष्ट्र होता है, वो भी अपने वर्तमान और भविष्य की जो समस्याएं हैं उनसे चिंतित होता है और इन समस्याओं का जो है वो समाधान करना चाहता है और इसके लिए कोई ना कोई कदम जो है ये राष्ट्र उठाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। अगर हमें भावी और वर्तमान जो आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं हैं इनका समाधान करने के लिए देखें तो सर्वप्रथम सोवियत रूस ने जो है आपके नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया था, जिसके माध्यम से जो है आपके क्या किया जाए, आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। तो 1928 में सर्वप्रथम सोवियत रूस ने नियोजन को अपनाया और इस नियोजन के माध्यम से उसने अपने उद्देश्य हैं या अपना जो विकास है उस विकास को गति दी और सोवियत रूस जो है अपने विकास को, अपने आप को या अपने देश को विकसित करने में सफल भी रहा। या यूं कह सकते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा सोवियत रूस ने अपने यहाँ पर विकास को गति देने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रारूप को दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपनाया, क्योंकि दुनिया के देशों ने देखा कि नियोजन के माध्यम से सोवियत रूस अपने विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में सफल रहा है, तो इसी मॉडल को हम अपना करके विकास कर सकते हैं। तो भारत ने भी जो है स्वतंत्रता के समय इसी सोवियत रूस वाले मॉडल के नियोजन को ही अपनाया और नियोजन के लिए हमारे देश की जो मंत्रिमंडल थी उसने एक प्रस्ताव के माध्यम से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया और इस योजना आयोग का गठन नियोजन के इस स्वरूप को स्वीकार करने के लिए किया गया। यानी नियोजन का दायित्व किसको? योजना आयोग को दिया गया। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। किसके लिए किया गया? नियोजन के लिए किया गया, योजनाएं बनाने के लिए किया गया ताकि नियोजन के माध्यम से देश का विकास किया जा सके। अब बात आती है कि नियोजन की आवश्यकता क्या है। तो देखो भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी या दुनिया के अन्य देश नियोजन को अपना रहे हैं तो उनको नियोजन की क्या है। तो देखो सभी देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती है। भारत की बात करें तो भारत के सामने भी देखो आपके आर्थिक समस्याएं विद्यमान थी और इन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए भारत को नियोजन की आवश्यकता हुई। अगर हम देखें कि आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी थी तो आप भी विद्यमान थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ था बेरोजगारी थी भारत के सामने, आर्थिक विषमता विद्यमान थी और उद्योग कारखानों का विकास नहीं हुआ था, तो इनका विकास करना था। सूचना प्रौद्योगिकी को भी गति प्रदान करनी थी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो आपके विकास की आवश्यकता थी। तो इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता हुई है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर
गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता को कम करने में जो है सफलता प्राप्त हुई है। साथ में उद्योगों और कारखानों का भी विकास किया है आर्थिक नियोजन के द्वारा ही। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत ने जो है आर्थिक नियोजन द्वारा तेजी से गति की है, विकास किया है। तो आर्थिक नियोजन जो है आपके आर्थिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आवश्यक है। अब आता है अगला कि नियोजन क्या है, नियोजन का अर्थ, नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन क्या है। तो देखो नियोजन किसे कहते हैं, सोच समझ के जो आपके सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। सोच समझ के सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। हम किसी कार्य को करने के लिए बिना सोचे समझे कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इससे तो ये कमी रह गई, इसमें खर्चा इतना हो गया, परिणाम कम मिला। तो ये न सोचने के न समझने के कारण होगा। अगर हम सोच समझ के फिर सही दिशा में उस कार्य को करते तो हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो सभी देश क्या करते हैं, नियोजन के माध्यम से पहले अपने यहाँ पर कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में विकास करना है, उन क्षेत्रों की योजना बनाते हैं। उन क्षेत्रों के लिए संसाधन कितने होने चाहिए, हमारे पास उपलब्ध कितने हैं और दूसरे के किधर से कैसे एडजस्ट करने हैं, तो ये सारी व्यवस्था करके और एक नियोजन करके फिर उस कार्य को करते हैं ताकि सफलता मिले। तो इस प्रकार हम किसी कार्य को करने के लिए पहले उस पर के प्रत्येक पक्ष पर, प्रत्येक पहलू पर विचार करें। फिर उस कार्य के लिए कौन कौन से साधन हमें चाहिए, उन साधनों की जानकारी करें कि हमारे पास है कि नहीं है तो हम कहाँ से उनको साधनों को संगठित करें, इकट्ठा करें। और फिर उसमें खर्चा कितना आएगा, हमारे पास कितना है, कम है तो हम दूसरों से एडजस्ट करें, दूसरों से जो है उसकी व्यवस्था करें। तो ये सारा काम पहले तैयार कर लें हम और फिर उस कार्य को करें तो उसमें जो है हमें सफलता मिलती है। और सफलता भी पूर्ण मिलती है और हमारा जो संसाधन हमारे पास थे उनका दुरुपयोग भी नहीं होता है, उनका पूर्ण उपयोग हो जाता है। तो ये सही दिशा में जो आपके सोच समझ करके उठाया गया जो प्रथम कदम होता है वो ही क्या करता था, नियोजन कराता है। तो हम सोच समझ करके सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम आपके नियोजन कहलाता है। अब आती बात कि ये नियोजन जो है ये तो अर्थ हो गया कि सोच समझ के सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। लेकिन हमारे जो योजना आयोग है उसने भी नियोजन की परिभाषा दी है। योजना आयोग की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार नियोजन संसाधन के संगठन की एक ऐसी विधि है, अर्थात संसाधनों को संगठित करने, व्यवस्थित करने की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग, साधनों का अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग हो, लाभ के रूप में, हानि के रूप में नहीं, लाभ के रूप में साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। जितना उनका उपयोग हो सकता है उससे भी हम ज्यादा उपयोग ले सकें तो ज्यादा से ज्यादा उपयोग लिया जाए और अधिकतम लाभ है पर जिससे लाभ के रूप में, लेकिन उन साधनों के उपयोग से लाभ होना चाहिए। लाभकारी जो है आपके उपयोग करते हुए निश्चित जो हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को हमने निश्चित कर लिया पहले से ही, उन उद्देश्यों को की पूर्ति हेतु किया जाता है क्या, नियोजन। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति जो हम नियोजन के द्वारा करते हैं, कौन से, निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। तो निश्चित सामाजिक जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए संसाधनों को संगठित करना और संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना ताकि उन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, ये नियोजन कहलाता है। अर्थात जो आपके सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए निश्चित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है। निश्चित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है। वैसे आपके योजना आयोग की जो परिभाषा है वो क्या है, नियोजन संसाधनों के संगठन की ऐसी विधि है जो बता दिया, संगठन के इकट्ठा करना, संगठित करना, उनका आंकलन करना कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन है ना। ये ऐसी विधि है जिसके माध्यम से, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, नियोजन की विधि के माध्यम से संसाधनों का हम क्या करते हैं, अधिकतम लाभ का उपयोग करते हुए निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनका उपयोग किया जाता है। यह हो गया आपके नियोजन का की परिभाषा। तो आप इसको जरूरी कैसे कैसे विधि हम ऐसे लिख सकते हैं कि नियोजन संसाधनों की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए या अधिकतम उपयोग करते हुए निश्चित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। फिर आते हैं आपके कि नियोजन की जो विकास, भारत में जो नियोजन है उसके विकास की दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए, भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में
भारत में नियोजन का विकास की दिशा में किए गए प्रयास। तो देखो आपकी सबसे पहले बात करें, प्रथम प्रयास की बात करें तो 1934 में आपके एम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जो आपकी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934, लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, पुस्तक का नाम है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें उसने क्या किया, एक योजना प्रस्तुत की थी नियोजन की, एक योजना प्रस्तुत की थी आर्थिक विकास की, और उस योजना को प्रस्तुत करने के बाद में उसने आशा की थी कि अगर इस योजना को अपनाया जाए तो आगामी 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में हमारे राष्ट्रीय आय को दुगना किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय को कितना बढ़ाया जा सकता है? दुगना किया जा सकता है। ये बात की थी उन्होंने। तो ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया है। या प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है की स्थापना की रचना कब की गई? 1934 में। या सबसे पहले जो है नियोजन और विकास की दिशा में प्रथम प्रयास कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया। उसके बाद में 1944 की बात करें तो 1944 में नियोजन की दिशा में जो आपके बम्बई योजना बनाई गई। फिर आपके इसमें मननारायण की भी जो है गांधीवादी योजना थी, वो भी जो है आपके नियोजन की दिशा में उठाया गया कदम था। फिर एम राय की जन योजना है, ये योजना भी आपके नियोजन क्या ये रूप थी। 1950 में जो है जयप्रकाश नारायण ने भी जो है सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। सर्वोदय सबका उदय ये योजना प्रस्तुत की, और ये योजना जो आपके सबका उदय, सबका विकास कैसे किया जाए, सबका उदय या सबका विकास कैसे किया जाए, इसके लिए उसने योजना प्रस्तुत की। ये भी एक नियोजन की दिशा में कदम था। लेकिन इन सब के बाद में जो आपके 15 मार्च 1950 को नियोजन को अपना लिया गया, और इसी दिन जो है योजना आयोग का गठन कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर जो आपकी नियोजन जो आपकी योजना आयोग है, योजना आयोग की गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब कि संविधान के अनुसार नियोजन का जो योजना आयोग है उस पर नहीं किया गया था। हमारे संविधान में योजना आयोग की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने ये बताया था आपको कि मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार किया, उस प्रस्ताव के आधार पर या प्रस्ताव के माध्यम से जो है क्या कर दिया गया, आपके योजना आयोग का गठन कर दिया गया। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल द्वारा जो है सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने के लिए बनाया गया एक जो आपके आयोग का एक संगठन था ये, और हमारे संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको गैर संवैधानिक भी कहते हैं और संवैधानिक भी कहते हैं। संवैधानिक संस्था भी कहते हैं, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान के ऊपर में है, संविधान से अलग है। इस प्रकार जो योजना आयोग है आपकी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है। तो ये आपके 1950 में जो है योजना आयोग के गठन के साथ में क्या किया गया, इस बात में आपके नियोजन को अपना लिया गया। अब है नियोजन क्यों आवश्यक है, अर्थात नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। तो देखो आपके हमारे देश में देखें या दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो प्रत्येक देश में कोई ना कोई आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समस्याएं होती है। तो भारत में भी देखो आपके सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन को अपनाया गया, ताकि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की इन समस्याओं को दूर किया जाए, और जो समस्याओं को दूर करने के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा किया जाए। तो देखो आपके इन उद्देश्यों को, देखो कुछ उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जिनको तत्काल दूर करना आवश्यक होता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको तत्काल दूर करना आवश्यक होता है, और कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जिनको तत्काल पूरा करना होता है। कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जिनको हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में पूरा करते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जिस समय हमारे यहाँ पर नियोजन लागू किया गया था, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग की स्थापना के समय जो हमारे सामने समस्याएं थी या हमारे जो उद्देश्य थे, हमारी जो आवश्यकताएं थी, वो आवश्यकताएं भिन्न थी और तात्कालिक थी, उस समय की थी। लेकिन धीरे धीरे जो है इन उद्देश्यों में और उन समस्याओं में और आवश्यकताओं में क्या होता गया, समय के साथ परिवर्तन होता गया। तो तात्कालिक जो आवश्यकताएं थी, समस्याएं थी, उनके
गया। तो नियोजन के जो उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पर आपके उद्देश्य है कि उद्देश्यों के लिए नियोजन आवश्यक है, अर्थात नियोजन क्यों किया जाता है, नियोजन क्यों अपनाया जाता है। तो यहाँ पर नियोजन के जो उद्देश्य हैं उनको हम निम्न बिंदुओं से जान सकते हैं, या इन बिंदुओं से जो नीचे दिए गए बिंदु है उनसे जान सकते हैं। पहला है संसाधनों का समुचित उपयोग, कि नियोजन के द्वारा ही हमारे पास में उपलब्ध जो संसाधन है उनका सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। नियोजन के द्वारा ही हम संसाधनों का जो अपव्यय है उसको रोक सकते हैं और राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा है देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता होगी। देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है, इस निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है और जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तीसरा है नियोजन का उद्देश्य कि कौशल विकास, यानी लोगों के अंदर जो कला है उस कला को विकसित करना। कला को विकसित करना, कौशल का मतलब है किसी क्षेत्र में का पूर्ण ज्ञान हो, जिसको किसी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर ले और उसके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही प्रशंसनीय होता है, तो हम कहते हैं कि इसके पास कौशल है ये कार्य करने का। तो यहाँ पर जो कौशल है उसका विकास करना है कि हमारे जो देश के कारीगर है या देश के जो नागरिक है, जो कार्य करते हैं, श्रमिक है, इनके अंदर जो कला है कार्य करने की उसका विकास किया जाए और नागरिकों में जो सुसुप्त जो प्रतिभा छिपी हुई है उस प्रतिभा को जागृत किया जाए। सुसुप्त है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो प्रतिभा तो हमारे अंदर है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर रहे, वो हमारे अंदर छिपी हुई तो है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करें क्योंकि उस जैसी प्रतिभा है ऐसा हमारे पास रोजगार नहीं। तो उस प्रतिभा को क्या किया जाए, जागृत किया जाए और हमारा जो परंपरागत जो कौशल था या उसको क्या किया जाए, परंपरागत कौशल को नवीनीकृत करके नवीन रूप दे करके विकसित किया जाए, ताकि पुराना जो हमारा कौशल है उस कौशल का हम रोजगार के क्षेत्र में उपयोग कर सके और राष्ट्र का विकास कर सके, राष्ट्रीय विकास में भागीदार हो सके। चौथा है आर्थिक असमानता कम करना, कि आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता है उसको कम करना। आर्थिक क्षेत्र में असमानता दो प्रकार की हो सकती है, तो व्यक्तियों में नागरिकों के बीच असमानता हो सकती है, एक क्षेत्रीय आर्थिक असमानता हो सकती है। तो देश में जो लोगों के बीच में आय और व्यय की असमानता थी कि कुछ लोगों की आय अधिक थी और कुछ लोगों की कम थी, अर्थात कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे। तो इस अमीरी और गरीबी का जो अंतर है उसको कम करने के लिए भी जो है आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। आपके देखो नियोजन का अगला जो लक्ष्य है आपके उद्देश्य सॉरी नियोजन का जो अगला उद्देश्य है वो है आपके संपूर्ण राष्ट्र का विकास। संपूर्ण राष्ट्र का विकास ये नहीं कि राष्ट्र के किसी एक क्षेत्र का विकास हो जाए दूसरा क्षेत्र वंचित रह जाए, ऐसा नहीं है। हमारे नियोजन का एक जो उद्देश्य ये है वो ये है कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास होना चाहिए, अर्थात कोई भी क्षेत्र जो है विकास में पीछे नहीं रहना चाहिए। सभी क्षेत्रों का जो है क्या किया जाए, संतुलित विकास किया जाए, यही हमारे नियोजन का एक लक्ष्य रहा है। इसके बाद में अगला है आय में वृद्धि, कि नियोजन का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि जो है आपके विकास ही नहीं होना चाहिए बल्कि साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है उसमें भी क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे तो ही उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उससे देश की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमारी आय जो है देश की आय, राष्ट्र की आय वो वृद्धि करेगी। तो नियोजन का एक उद्देश्य है आपके आय में वृद्धि करना, अर्थात रोजगार के अवसर सृजित करना, लोगों को रोजगार प्रदान करना। रोजगार से लोगों की आय बढ़ेगी या लोगों की आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, तो आय में वृद्धि करना। फिर अगला है आपके कि सामाजिक उन्नति भी नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है, कि नियोजन के माध्यम से केवल हम आर्थिक क्षेत्र में ही वृद्धि नहीं या विकास नहीं करना चाहते बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी हम विकास करना चाहते हैं। तो सामाजिक जो उन्नति है वो भी हमारे नियोजन का एक उद्देश्य रहा है। इसके तहत जो है एक व्यवस्थित जो हमारा जीवन है, व्यवस्थित जो लोगों का जीवन है उसे जीवन स्तर को सुधारना और इस प्रक्रिया के माध्यम से संपूर्ण समाज को गति प्रदान करना ये और एक सही दिशा में समाज को ले जाना, ये भी हमारे नियोजन का उद्देश्य रहा है। क्या रहा है नियोजन का सामाजिक उद्देश्य,
उद्देश्य कि व्यवस्थित विकास के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और संपूर्ण समाज को जो आपके एक प्रगति की राह पर ले जाना, ये हमारे नियोजन का उद्देश्य रहा है। फिर राष्ट्रीय जो आत्मनिर्भरता है उसको संभव बनाने में नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। आपके राष्ट्रीय हमारे राष्ट्र की जो आत्मनिर्भरता है कि देश स्वयं ही अपनी वस्तुओं का उत्पादन करे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, ऐसे आत्मनिर्भरता को जो है नियोजन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे नियोजन का यह महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने देश को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्थित प्रयासों से जो है आपके उन्नति करने का कार्य नियोजन के माध्यम से हुआ है हमारे यहाँ पर। और नियोजन ने आगे चल करके राष्ट्रीय उन्नति और आत्मनिर्भरता में देश को राह पर लाया है, या नियोजन के माध्यम से देश आत्मनिर्भरता और उन्नति की राह पर चल रहा है। फिर आपके नियोजन का उद्देश्य है सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए। जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक दल क्या करता है, जनता के सामने अपने चुनावी जो घोषणा पत्र होते हैं उनको रखता है। चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से वो जनता के सामने अनेक घोषणाएं करते हैं ताकि वो चुनाव जीत जाए। तो ऐसे ही जो आपके जो दल चुनाव जीत जाता है फिर और चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनाता है, उस दल को जो जनता के सामने चुनाव के समय वादे दिए गए थे वो पूरे करने होते हैं। अब उन वादों को वो कैसे पूरा करे, इसके लिए उसको जो है आपके नियोजित प्रयास करने होते हैं। और नियोजित प्रयासों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आपके जनता के द्वारा जो वादे किए गए हैं उनको पूर्ण किया जा सकता है। तो जो है नियोजन के द्वारा सत्ताधारी दल के जो वादे होते हैं उनको पूर्ण करने में भी सहायता मिलती है या मिली है। ये भी उद्देश्य रहा है नियोजन का। आर्थिक मामलों में बात करें तो आर्थिक मामलों में सरकार की क्या भूमिका रही है, तो आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को भी सरकार ने 5 साल या 2 साल कितना कार्य किया है, इसमें समय तक उसने आर्थिक क्षेत्र में कितना वृद्धि की, क्या भूमिका निभाई सरकार ने, इस भूमिका की जो है आपके नियोजन द्वारा स्पष्ट होती है। संसाधनों का समुचित उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी जो है आपके नियोजन द्वारा ज्ञान होता है। तो संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से भी जो है आपके नियोजन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकते हैं। अंतिम उद्देश्य है जन कल्याण के कार्यों को करने की क्षमताएं जो आपके नियोजन से ही विकसित होती है कि जनता के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाए, कौन कौन से कार्य किए जाए, ये कार्य जो है हम नियोजन के माध्यम से ही विकसित कर सकते हैं। बिना योजना के जन कल्याण के कार्यों को नहीं किया जा सकता। तो जन कल्याण के लिए जो आपके नियोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है या महत्वपूर्ण भूमिका रही है आपकी। फिर भारत में अगर देखें तो नियोजन के लक्षण क्या है, भारत में जो नियोजन अपनाया गया है उसके कौन कौन से लक्षण है। तो भारत देखो आपके एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ पर केंद्र और राज्यों में क्या आपके सरकारें हैं, कभी कभार जो आपके केंद्र और राज्य की एक ही दल की समान रूप की सरकारें होती है, तो कुछ राज्यों में जो आपके केंद्र में अलग दल की सरकार होती है, राज्य में अलग दल की सरकार होती है। लेकिन फिर भी हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता रही है कि ऐसा होते हुए भी शांतिपूर्ण ढंग से जो है सरकारों ने कार्य किया है, कार्य कर रही है। और जब कभी भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद में जब दूसरी सरकार बदलती है या दूसरे दल की सरकार होती है तो पहले वाली दल की सरकार क्या करती है, अपने आप को स्वाभाविक रूप से बदलने का अवसर, दूसरी सरकार बनने का अवसर, यानी कहने का मतलब हुआ है कि हमारे यहाँ पर सरकारें भी स्वाभाविक रूप से क्या होती है, बदल जाती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। ये नहीं कि जो है आपके दोनों के बीच में कांग्रेस, जैसे भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपना प्रत्याग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। इस प्रकार जो है सरकारें आसानी से क्या हो जाती है, शांतिपूर्ण ढंग से बदल जाती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने सरकारों की भाई सरकार नहीं छोड़ेंगे, हम अभी यह सरकार हमारी रहेगी, चुनावों में गड़बड़ी हुई, ऐसा नहीं कहा जाता है। और ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने वाले समय में मान लो कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है या अन्य किसी पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है, अपना त्याग पत्र दे देती है, दूसरी सरकार में जाती है। तो शांतिपूर्ण ढंग से हमारे यहाँ पर क्या होता है, सरकारें बदल जाती है। सत्ता परिवर्तन के साथ जो आपके सत्ताधारी जो राजनीतिक दल होते हैं या फिर राजनीतिक दलों आपस में मिलकर के गठबंधन बनाते
पर गठबंधन सरकारें बनती है ना। इन सभी सरकारों ने, चाहे राजनीतिक दलों की कोई किसी एक दल की सरकार रही हो, चाहे आपके गठबंधन की सरकारें रही हो, इन सभी सरकारों ने क्या किया, आपके नियोजन और उसकी प्रकृति को प्रभावित करने का कार्य किया है। यानी जब सरकार बदलती है तो नियोजन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता है, नियोजन में भी बदलाव होता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है बताने की यहाँ पर कि सरकारें बदल रही है और उन्होंने नियोजन को प्रभावित किया है। हर सरकार ने अपने आधार पर नियोजन है उसको अपनाया है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय जो हित है उसको सभी सरकारों ने क्या किया, आपके महत्व दिया है। राष्ट्रीय हित को कभी भी पूर्ण नहीं होने दिया। हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनका अनुरक्षण किया गया है, उनको ध्यान में रखा गया है। नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो 7 दशक है, 70 वर्ष का जो समय है, उस 70 वर्ष के समय पर अगर हम दृष्टिपात करें तो दृष्टिपात करने पर हम जो है आपके इसके निम्नलिखित लक्षण पाते हैं। क्या कि एक अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक होता है। तो अच्छे नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक होता है। तो हमारे जो लक्षण है यहाँ पर वो भी इस बात को प्रकट करते हैं कि हमारा जो नियोजन है वो एक राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है और ये एक अच्छा नियोजन है। तो यहाँ पर भारत के जो नियोजन के जो लक्षण है, जो पिछले 70 दशकों में जो है भारत ने नियोजन को अपनाया, उससे जो लक्षण प्रकट होकर के आते हैं वो आपके निम्नलिखित है। ये लक्षण आपके यहाँ पर विद्यमान है। इनमें से पहला है आपके उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। हमारे नियोजन का एक लक्षण ये रहा है कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उन संसाधनों का नियोजन के माध्यम से अधिकतम उपयोग किया गया है, अर्थात उनका अपव्यय नहीं हुआ कहीं पर भी, साधनों का कहीं पर भी अपव्यय नहीं हुआ। उनका जो अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा कितना उपयोग ले सकते हैं उतना उपयोग इनका लिया गया। औद्योगिकरण में क्रमबद्ध विकास, साथ साथ में औद्योगिकरण का विकास भी क्रमबद्ध तरीके से होता गया। जैसे जैसे कृषि में विकास किया गया वैसे वैसे ही उद्योगों में भी बढ़ोतरी की गई, उनमें भी वृद्धि होती रही। ऐसा नहीं कि एक बार में सारे उद्योग विकसित कर दिए गए, उनके लिए कच्चा माल नहीं, ऐसा नहीं। जैसे जैसे कच्चा माल निर्मित हो गया या कच्चे माल का विकास हुआ, अच्छे कृषि क्षेत्र हो चाहे या अन्य आपके खनन क्षेत्र हो, इनका विकास हुआ, वैसे वैसे औद्योगिक क्षेत्र का भी जो है क्रमबद्ध विकास होता गया या किया गया। साथ में देखो तीसरा जो लक्षण है वो कृषि और पशुपालन का समांतर विकास, कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन को भी विकसित किया गया, ताकि कृषि के साथ साथ जो किसानों के पास में दूसरा कार्य होता है पशुपालन वो भी होता है। दूसरी बात पशुओं से जो कच्चा माल उद्योग के लिए प्राप्त होता है वो भी मिलता रहे। तो इसके लिए कृषि और पशुपालन दोनों का समांतर दोनों को समान तरीके से विकसित किया गया। जितना कृषि पर ध्यान दिया गया उतना ही पशुपालन पर भी ध्यान दिया गया। इस प्रकार दोनों के में ही क्या किया गया, विकास किया गया। ऐसा नहीं है कि भाई चलो पशुपालन पर ध्यान दिया जा रहा है, कृषि पर पता नहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, पशुपालन पर बढ़ावा कोई ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। दोनों ही क्षेत्रों पर जो है समान दृष्टि या समान आधार पर, समानता के आधार पर जो है आपके विकास करने का प्रयास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में देखें, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है संप्रेषण की बातचीत जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो सूचनाओं के आदान प्रदान का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी जो है नियोजन के कारण तीव्र गति से विकास हुआ है, ये क्षेत्र भी आगे बढ़े हैं। तो नियोजन के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो चाहे आपके संप्रेषण का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी क्या किया है, तेजी से विकास किया है। शासकीय कार्य क्षेत्र की बात करें, शासकीय कार्य क्षेत्र या कार्य तंत्र, तो शासन के कार्य तंत्र में आपकी नौकरशाही आती है। नौकरशाही में भी पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब होता है पारदर्शी जिसमें आर पार देखा जा सके, अर्थात यहाँ पर नौकरशाही की पारदर्शिता का मतलब है कि नौकरशाही कैसे कार्य कर रही है, उनके कार्यों के बारे में जानकारी जनता को मिल सके या कार्य की जानकारी जनता को हो सके, ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। उनके कार्य में पारदर्शिता लाने का प्रयास करें, ताकि नौकरशाही आपके देखभाल में नौकरशाही क्या करती है, तानाशाही करती है, उदासीन हो जाती है। तो पारदर्शिता आने पर न तो तानाशाही हो पाती है और न ही जो है उदासीन हो पाती है। तो पारदर्शिता लाने का कार्य भी जो है आपके नियोजन के माध्यम से किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से जो वंचित क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में आपके विकास नहीं होता, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में सरकार ने निवेश किया नियोजन के माध्यम से, और वहां पर निवेश को प्राथमिकता देकर के उन क्षेत्रों का विकास किया। और जब उन क्षेत्रों का विकास हुआ तो हमारे देश में जो आर्थिक असंतुलन का क्षेत्रीय असंतुलन है, उस आर्थिक क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने
शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र का भी जो है आधुनिकीकरण और पर्याप्त प्रसार जो है आपके नियोजन का एक लक्षण रहा है। नियोजन के बाद में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई है, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया है और साथ साथ में शिक्षा का लगभग सभी क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। बौद्धिक संपदा की मानवीय जो संपदा है उसका भी जो है आपके नियोजन के माध्यम से क्या किया गया है, समुचित उपयोग हो पाया है। तो ये भी हमारे नियोजन का लक्षण है कि पिछले 7 दशकों में देखा जाए तो बौद्धिक संपदा का जो आपके अधिकतम उपयोग करने का प्रयास नियोजन के माध्यम से किया गया है। साथ साथ में कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है कि लोगों के कौशल में को बढ़ाया जाए, कौशल को और जो आपके क्या बोलते हैं उसको, कौशल को और क्या किया जाए, ज्यादा विकसित किया जाए और जो है उसको उच्च स्तर पर पहुंचाया जाए, या यूं कह सकते हैं उसमें निखार लाया जाए, कौशल में या कला में उनके कार्य करने के तरीके में निखार लाया जाए। तो इस क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया जिससे नवीनतम लक्षण जो है हमारी नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा रहे। तो ये सारे जो आपके लक्षण है वो हमारी नियोजन प्रक्रिया है उसके लक्षण रहे हैं। भारत में नियोजन की जो प्रकृति है वो हमेशा उतार चढ़ाव वाली रही है। कभी नियोजन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, कभी नियोजन पर कम ध्यान दिया गया। नीति जो हमारे नियंता थे यानी निर्माता थे उनके विचारों और अवधारणाओं ने भी क्या किया है, हमारे नियोजन को प्रभावित किया है। कि कभी जो है नियोजन सरकार बदली, सरकार जो नीति निर्धारण करने वाले और जो आपके विचारधारा वाले या अवधारणा रखने वाले नियोजन के संबंध में अवधारणा रखने वाले जो विचारक थे उनके विचार भी वो भी बदले और विचारक बदलते हैं तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आता है और विचारों में परिवर्तन आता है तो नियोजन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आएगा। तो नियोजन की जो प्रकृति है हमारी उतार चढ़ाव वाली रही है। और प्रारंभिक वर्षों में जहां हम ये देखते हैं कि अति केंद्रित व्यवस्था के रूप में क्या था कि नियोजन था, वो आगे चल करके क्या हो जाता है, उधार